हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीटेरिया। मेरा नाम है तियाशा और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ केमिस्ट्री क्लास 11। मेरा पिछला जो वीडियो था उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक पोर्शन खत्म हो चुका है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो प्लेलिस्ट में अपलोड ऑलरेडी हो चुका है। तो आज हम लोग देख लेते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। इसमें से लॉज है, केमिस्ट्री में कितना लॉज है, उस 5 लॉज है, ठीक है। क्या क्या लॉज है, क्या क्या डिस्क्रिप्शन है उस लॉज में, उसको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व भी देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें से केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब जो केमिकल जो इक्वेशन होता है, जैसे कोई सोल्यूशन बनाना हो, जैसे हम लोग जो लोशन यूज़ करते हैं वो क्या है, वो एक केमिकल सोल्यूशन है ना। तो वो जो केमिकल सोल्यूशन है वो एक्चुअली क्या है, इसी केमिकल रिएक्शन से और कॉम्बिनेशन से बनता है। तो इस कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या है, मास को एक जगह पे पर्टिकुलरली फिक्स रखना या तो इक्वल रखना। ये लॉ किसने इन्वेंट किया है, ये लॉ इन्वेंट किया है एक फ्रेंच केमिस्ट जिसका नाम है एंटोनियो लॉरेंट लेवेसियर। ये नाम आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ये एक्चुअली आता नहीं है, लेकिन जो आपको याद रखने का ज़रूरत है वो है ये लॉ। ये लॉ क्या चीज़ है, ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स रिमेन इक्वल। ये जो लाइन है रिमेन इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्शन, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ इसी लॉ को डिटेक्ट करता है, मतलब बताता है क्या है, जो फिजिकल और केमिकल चेंज होता है एक पार्टिकल में या एक वॉल्यूम या एक कुछ भी पार्टिकल हो उसमें से, उसमें क्या होता है, जो मास होता है उसका जो मास होगा टोटल मास के साथ इक्वल रहेगा। तो ये मैं एक आपको न्यूमेरिकल के साथ समझाती हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो ये है आपका न्यूमेरिकल फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन सोल्यूशन एकदम 2 लाइन का सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग सकता है, क्योंकि आपको ये तो 4 लाइन का क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको 8 लाइन का भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सोल्यूशन जो होता है एकदम छोटा होता है। तो सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, 10 ग्राम ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग गिव 4.4 ग्राम ऑफ CO2 and x gram of CaO. Applying law of conservation of mass, calculate the mass of CaO. मतलब हम लोगों को ये वाला जो मास है ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, CaCO3 को हीट करना होगा। ये हीट करके क्या होगा, CO2 प्रोड्यूस करेगा, उसके साथ CaO प्रोड्यूस करेगा। CaCO3 का वॉल्यूम कितना है, मास कितना है, 10.0 ग्राम। CO2 का मास कितना है, 4.4 ग्राम। CaO का मास कितना है, x ग्राम। x मतलब समझ लीजिए कि ये एक्चुअली क्वेश्चन मार्क है जो आपको निकालना होगा। अब एक चीज़ देख लीजिए, CaCO3 को हीट करके अगर ये 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो मतलब क्या होगा, इसके साथ ये प्रोडक्ट को माइनस करके जो वैल्यू आएगा ये एक्चुअली इसका प्रोडक्ट होगा, मतलब इसका वैल्यू ऑफ मास होगा। तो मतलब क्या होगा, 10.0 ग्राम माइनस 4.4 ग्राम, ये जो आएगा ये एक्चुअली CaO का जो मास होगा, मतलब जो क्वेश्चन मार्क है ये एक्चुअली आपका वैल्यू आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 5.6 ग्राम। तो 5.6 ग्राम क्या है आपका, CaO का मास। तो ये जो लॉ है मतलब 5.6 प्लस अगर 4.4 करेंगे तो 10.0 ग्राम आएगा। तो मतलब क्या हुआ, जो प्रोडक्ट था प्रोडक्ट को हीट करके जो और 2 प्रोडक्ट बना, इन दोनों का मास क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो इसके लिए हम लोग क्या समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो लॉ है ये क्या है, एकदम सही है। लेकिन ये जो लॉ है न्यूक्लियर रिएक्शन, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होगा
ये वाला लॉ तब काम नहीं करेगा। इस लॉ का ये ड्रॉबैक है, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तब ये वाला लॉ काम नहीं करेगा। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट लॉ। मैंने बोला था यहाँ पे 5 लॉ हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट लॉ खत्म हो गया। तो चलिए देख लेते हैं हम लोगों का सेकेंड लॉ क्या है। चलिए देख लेते हैं हम लोगों का सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ये लॉ किसने इन्वेंट किया है? ये भी एक फ्रेंच केमिस्ट है जिसका नाम है जोसेफ प्रोस्ट। ये भी आपको नाम जानने का कोई ज़रूरत है, मतलब जानने का ज़रूरत है लेकिन याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। याद फिर से क्या रखना है? ये वाला लॉ। ये लॉ में क्या है? ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कॉन्टेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास। इसका जो ये वाला लाइन है, एग्जैक्टली से लेके सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास, ये वाला लाइन इस लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वाला लाइन ही ये लॉ को समझाता है कि ये लॉ एक्चुअली है क्या। यहाँ पे क्या बोला गया है? एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन। मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई कंपाउंड है और कोई दूसरा कंपाउंड वाई है। इन दोनों का जो प्रोपोर्शन है, ये जो प्रोपोर्शन होता है, रेशियो प्रोपोर्शन होता है या कोई एक्स बाई वाई प्रोपोर्शन होता है, ये क्या होता है? एलिमेंट्स बाय मास से क्या होता है? एकदम सेम होता है। मतलब दोनों का जो वैल्यू होता है इसका मास का, इस मास के वैल्यू से एकदम इक्वल होता है। तो चलिए देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ ये वाला भी, कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कि अगर ये वाला अगर बोलेगा कि ये क्वेश्चन में ये लॉ सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, तो चलिए देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ। क्या है? द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये वाला लॉ सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्या है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड वॉज प्रिपेयर्ड बाई 2 डिफरेंट मेथड। In one case, 1.75 gram of the metal gave 2.19 gram of oxide। मतलब क्या? फर्स्ट में ये जो मेटल है ये कितना ग्राम ऑक्साइड प्रोवाइड करे? 2.19 ग्राम। एंड सेकेंड में इन अदर 1.4 ग्राम ऑफ मेटल गेव 1.43 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्साइड मतलब एक्चुअली कॉपर ऑक्साइड के बारे में बात करा जा रहा है। और यहाँ पे जो मेटल है ये एक्चुअली क्या मेटल है? ये एक्चुअली हम लोगों का कॉपर मेटल है। ये जो मेटल एक्चुअली यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड किससे बनता है? कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला है CuO। यहाँ पे कॉपर एक मेटल है और ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है। तो इन दोनों के कम्बिनेशन से कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे जो मेटल है एक्चुअली यहाँ पे Cu है, जो कॉपर। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये वाला लॉ सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में जो एक्चुअली यहाँ पे 1 केस बताया गया है, तो फर्स्ट केस में क्या है? मास ऑफ कॉपर, मैं शॉर्ट में Cu लिख रही हूँ। कॉपर का मास कितना है? 1.75 ग्राम। और जो मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड CuO, इसका कितना वैल्यू है? 2.19 ग्राम। तो इन दोनों में परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना होगा? मतलब परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड, कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड में परसेंटेज कितना आएगा? 1.75 डिवाइड बाई 2.19 इंटू 100। इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा? 79.9%। ठीक है, ये तो हो गया कॉपर का। अभी ऑक्सीजन का भी परसेंटेज निकालना है। ऑक्सीजन का परसेंट कैसे निकालना होगा? बस कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करना होगा? टोटल हम लोग का कितना होता है? 100 होता है, परसेंटेज में है तो 100 होता है। तो 100 माइनस 79.9, इतना जो परसेंटेज आएगा, मतलब ये एक्चुअली वैल्यू ग्राम में आता है, इसका जो परसेंटेज वैल्यू आएगा ये आएगा हम लोगों का 20 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 20 पॉइंट समथिंग परसेंटेज में आएगा। तो ये जो 20 पॉइंट समथिंग जो परसेंटेज में है, ये हम लोगों का फर्स्ट केस के लिए। यहाँ पे तो एक अदर केस भी है। अदर केस में कैसे करना होगा? यहाँ पे मैं इसको मिटा के लिख देती हूँ। केस नंबर 2, मास ऑफ कॉपर। मास ऑफ कॉपर यहाँ पे कितना है? सेकेंड केस में मैं ये पूरा मिटा देती हूँ। मास ऑफ कॉपर सेकेंड केस में है 1.14 ग्राम और Cu का कितना है? 1.43 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ Cu इन Cu यहाँ पे कितना होगा?
1.14 डिवाइड बाई 1.43 इंटू 100%। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू आएगा हम लोगों का 79.7%। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? 100 माइनस 79.7% इज इक्वल टू 20.3%। तो पहले केस में कॉपर का परसेंटेज कितना था? 79.9% और ऑक्सीजन का कितना था? 20.1%। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 79.7 आया है, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आता है ये एक्चुअली डेसिमल उतना कैरी नहीं करते, उतना वैल्यू नहीं देता है, लेकिन ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है। तो इसलिए मैं क्या बता सकती हूँ कि फर्स्ट केस में जो कॉपर का परसेंटेज था, सेकेंड केस में जो कॉपर का परसेंटेज है, दोनों क्या है? सेम है। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए भी यहाँ पे 20.3 है, यहाँ पे 20.1 है, दोनों के लिए भी क्या है? सेम है। तो मतलब क्या हुआ? द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये वाला जो लॉ है ये सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ तक हम लोग का सेकेंड वाला लॉ था। चलिए देख लेते हैं थर्ड लॉ क्या है। तो चलिए आते हैं हम लोग का थर्ड लॉ। हम लोगों ने ऑलरेडी दो लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी आते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ किसने बोला है? डाल्टन। ये डाल्टन नाम हम लोग को बाद में बहुत जगह पे मिलेगा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और भी बहुत जगह पे डाल्टन का नाम आएगा। तो डाल्टन ने ये लॉ प्रोड्यूस किया है, मतलब ये लॉ उसने बताया है। ये लॉ क्या है? When two elements combine with each other to form two or more than two compounds, the masses of one of the element which combine with fixed mass of the other bear a simple whole number ratio। ये बहुत बड़ा लॉ लग रहा है, समझ में नहीं आया होगा, मेरे को पता है कि समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एक सिंपल भाषा में आपको समझाती हूँ। मतलब ऐसा समझ लीजिए, कोई एक एलिमेंट है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मदद से बना हुआ है। जैसे कौन सा वाला एलिमेंट होता है? H2O, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पानी बोल सकते हैं। जो हम लोग पानी जो पीते हैं ना, वो पानी बोल सकते हैं। ये तो ये जो H2 है, H2O, यहाँ पे एक कंपाउंड H2O है, ये दूसरा भी एक कंपाउंड, ये भी H2O है। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है? मास का डिफरेंस हो सकता है या कोई वॉल्यूम का भी डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इन दोनों में अगर H/O रेशियो फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए O/H रेशियो अगर एक प्रोपोर्शन में आता है, जैसे या तो 2:1 या तो 1:1, ऐसे कोई प्रोपोर्शन में आता है, एक सिंपल प्रोपोर्शन में, सिंपल होल नंबर रेशियो में आता है, तभी होगा क्या? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब क्या होगा? जब दो कंबाइन, विच कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास, यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मास कंबाइन होके H2O बना है, लेकिन इसका जो रेशियो निकला है और यहाँ पे भी इसका जो रेशियो निकला हुआ है, ये अगर रेशियो कोई एक होल नंबर रेशियो में आता है, तभी ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सेटिस्फाई करता है। तो चलिए देख लेते हैं ये लॉ भी एक एग्जाम्पल के साथ, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका न्यूमेरिकल कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ पे सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन एक कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का वैल्यू बता दिया गया है कि फर्स्ट के लिए 5.93% है। तो फर्स्ट के लिए क्या होगा? हाइड्रोजन का वैल्यू कितना आएगा? 5.93%। परसेंटेज में है, मतलब क्या होगा? हम लोगों को 100 से कैलकुलेट करना है। तो मतलब ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेशन कितना आएगा? 100 माइनस 5.93 इज इक्वल टू 94.07%। ये हो गया फर्स्ट के लिए। यहाँ पे ऑक्सीजन बाय हाइड्रोजन का रेशियो कितना आएगा? 94.07 डिवाइड बाय 5.93, ये वैल्यू आएगा 15.86। ये है फर्स्ट के लिए हम लोगों का ऑक्सीजन बाय हाइड्रोजन रेशियो। अभी सेकेंड पोर्शन के लिए हाइड्रोजन का वैल्यू कितना दिया है? सेकेंड पोर्शन के लिए दिया है 11.2%। 11.2%। तो ऑक्सीजन का वैल्यू कैसे निकालना होगा? सेम प्रोसेस। कैसे? 100 माइनस 11.2 इज इक्वल टू 88.8%।
तो यहाँ के ऑक्सीजन बाई हाइड्रोजन का रेशियो कितना आएगा, 88.8 डिवाइड बाई 11.2 इज इक्वल टू 7.9%। 7.9 यहाँ पे परसेंट नहीं होता है, ये रेशियो है तो 7.9। तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट का अगर ऑक्सीजन बाय हाइड्रोजन ये रेशियो और सेकेंड का ऑक्सीजन बाय हाइड्रोजन, इन दोनों को अगर एक प्रोपोर्शन में डाला जाएगा, मतलब यहाँ पे 15.86 और 7.9 को अगर हम लोग एक प्रोपोर्शन में डालेंगे तो एक्चुअली ये वैल्यू क्या आएगा, 2:1। तो ये क्या हुआ, एक होल रेशियो में आया, एक होल प्रोपोर्शन में आया है। तो ये होल प्रोपोर्शन में आया है मतलब क्या हुआ, हम लोगों का ये वाला जो लॉ है ये लॉ सेटिस्फाई कर चुका है। तो ये वाला है हम लोगों का थर्ड लॉ। चलिए देख लेते हैं हम लोगों का फोर्थ लॉ क्या है। ओके, तो दिस इज आवर फोर्थ लॉ। ऑलरेडी हम लोगों ने 3 लॉ पढ़ चुके हैं। क्या क्या लॉ है, एक है कॉन्जर्वेशन ऑफ मास, एक है डेफिनाइट प्रोपोर्शन, एक है मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये हम लोगों का फोर्थ लॉ क्या है, गे-लुसक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये जो लॉ है ये गे-लुसक ने ही ये लॉ को प्रपोज किया है, मतलब ये जो लॉ है ये लॉ गे-लुसक ने ही बोला है। लॉ क्या है, व्हेन गैसियस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन they do so in a simple ratio by volume provided all gas are at same temperature and pressure। मतलब क्या है, जो जितना भी गैस बन के एक कंबाइंड वॉल्यूम बनता है, ठीक है, तो वो जो वॉल्यूम होता है एक केमिकल रिएक्शन के मदद से ये एक सिंपल रेशियो में आता है। सिंपल रेशियो में कैसे आएगा, बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑफ ऑल गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब क्या है, एक सेम टेम्परेचर और एक प्रेशर में ये वाला जो गैस 2 या 3 जो गैस बन के एक वॉल्यूम आता है, ये वॉल्यूम एक सिंपल रेशियो प्रोवाइड करता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन हम लोगों ने ये कितना लिया है, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस लिया है। और एक नाइट्रोजन गैस है, ये 1 वॉल्यूम इसलिए लिया है। ये दोनों मिला के हम लोगों ने ये क्या बना है, ये बना है एमोनिया। ये बना है एमोनिया का एक गैस बना है। ये कौन सा वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम 2। तो यहाँ पे 3:1 रेशियो में अगर ये वॉल्यूम आया है तो ये कितना प्रोवाइड किया है, 2 वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 4, और यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना है, 2। तो 4:2 मतलब 2:1 एक होल रेशियो में ये हमको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्या पे, एक टेम्परेचर देना पड़ेगा, एक प्रेशर भी देना पड़ेगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर अगर फिक्स नहीं रहेगा तो ये रेशियो नहीं रहेगा, ये सिंपल रेशियो जो है ये सिंपल रेशियो नहीं आएगा। और ये जो लॉ है ये लॉ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास को क्या करते हैं, वैलिडेट करता है। लास्ट में जब एवोगाड्रो लॉ आया है, एवोगाड्रोस जो लॉ आया है, ये लॉ ये पूरे डेफिनेशन को जस्टिफाई करेगा, मतलब वेरीफाई करेगा कि ये लॉ एक्चुअली क्या बताता है। तो आप लोग तो समझ रहे होंगे कि ये लॉ तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन में एक्चुअली आप लोगों को या तो लॉ लिखने दे सकते हैं या तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम आप लोगों को ये एग्जाम्पल ही आएगा। लेकिन आप तो सोच रहे कि इतना थ्योरी है, फर्स्ट चैप्टर में इतना थ्योरी है कि कितना याद रखें। याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आप जो मेन टॉपिक है, मतलब मेन जो पोर्शन है, जैसे मैंने बता दिया है कि यहाँ पे सिंपल रेशियो, सेम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, बस इतना ही याद रखिए। ज़्यादा आपको याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको जो भी लॉज हम लोगों ने पढ़े अब तक, जो 4 लॉज हम लोगों ने पढ़ लिया है, वो लॉ एकदम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हम लोग के नेक्स्ट लॉ, जो है हम लोगों का एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, तो ये हम लोगों का 5th लॉ क्या है, एवोगाड्रोस लॉ। ये एवोगाड्रोस जो लॉ है, ये एवोगाड्रो नंबर आपको बाद में बहुत सुनने में मिलेगा कि एवोगाड्रो नंबर। ये एवोगाड्रो नंबर क्या है ये हम बाद में बताएंगे। पहले एवोगाड्रो लॉ क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए कि एक हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल दिया गया है और एक क्लोरीन एक मॉलिक्यूल दिया गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कितना लिया है हम लोगों ने, 1, और क्लोरीन का कितना लिया है, क्लोरीन का हम लोगों ने लिया है
सॉरी यहाँ पे लेंगे 1 ही लेंगे, यहाँ पे 2 हम लोग तो बैलेंसिंग करें, हम लोग यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे 1 ही लेंगे। ये 2 बन के क्या हुआ, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या हुआ, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, जिसका वॉल्यूम या मॉलिक्यूल कितना आया 2, मतलब 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होके एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए अगर यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, तो अगर इसका मॉलिक्यूल 2 हो जाएगा तो ये देखिए ये रेशियो जो है ये रेशियो बिगड़ जाएगा। लेकिन हम लोग बैलेंसिंग वाला फैक्टर भी पढ़ेंगे, जब केमिकल बॉन्डिंग या रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग ये बैलेंसिंग फैक्टर भी चेक करेंगे कि बैलेंसिंग क्या है। लेकिन अभी हम लोग बस मॉलिक्यूल के बारे में बात करें कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक ही क्लोरीन का एटम लेंगे, मतलब मॉलिक्यूल लेंगे, तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 और ये 2, 2 सेम रहेगा। और ये क्या किया है इसने, एवोगाड्रो ने एक एटम और मॉलिक्यूल के बीच में एक डिस्टिंक्शन क्रिएट किया, मतलब एटम और मॉलिक्यूल अलग अलग किस तरह से है ये इसने बताया गया है। जैसे देखिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन भी यहाँ पे देखिए एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन 2 ज्वाइन होके एक पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल बना। पॉलीएटोमिक क्यों, यहाँ पे हाइड्रोजन का देखिए 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी है, ऊपर से एक और एक्स्ट्रा 2 हम लोगों ने ऐड किया है। तो डायटोमिक से जो पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल बना, ये क्या है, एक्चुअली एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से डायटोमिक, पॉलीएटोमिक, ये सब हम लोग डिस्टिंक्शन करेंगे। तो ये हम लोग का एवोगाड्रोस लॉ। तो हम लोगों ने पहले ही बताया कि एवोगाड्रो नंबर, ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल एक एटम में कितना प्रेजेंट रहता है, ये एवोगाड्रो नंबर हम लोगों को बताता है। एवोगाड्रो का नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये है एवोगाड्रो नंबर। ये आपको हर जगह पे याद रखना होगा, क्योंकि ये जब हम लोग नेक्स्ट जो सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल मेथड, तब हम लोगों को ये एवोगाड्रो नंबर बहुत काम आएगा। तो एवोगाड्रो लॉ में तो लॉ को तो याद रखना ही है, उसके साथ साथ ये वैल्यू भी याद रखना है। तो इसके साथ हम लोगों का 5 लॉ तो खत्म हो गया, लेकिन हर एक लॉ में किसी ना कुछ ना कुछ ड्रॉबैक आया है। तो पूरा जो ड्रॉबैक था, एक इंसान ने उस ड्रॉबैक को एक थ्योरी में कन्वर्ट किया है, उसका नाम है डाल्टन। जो मैंने पहले ही बताया था कि डाल्टन का नाम फिर से आएगा, ये है डाल्टन। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी हम लोग जब पढ़ेंगे, ये जो 5 लॉ ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसका जो भी ड्रॉबैक था उसने एक थ्योरी में उसने पूरा कवर किया कि क्या क्या होता है एटम, एटम के अंदर क्या रहता है, मॉलिक्यूल के अंदर क्या रहता है। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये है हम लोगों का डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एटम कहाँ से आया है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये जो एटॉमिक आया है, ये एक्चुअली क्या है, एटम के बारे में जो बताया गया है। ये एटम एक्चुअली क्या है, एटम इज इनविजिबल कॉल्ड एज एटोमियो। ये टॉम आपको तो पता ही है, टॉम एंड जेरी का टॉम है, तो टॉम आपको पता ही रहेगा। तो ए हम लोगों का क्या है, एक आर्टिकल होता है, तो ए टॉम मियो, तो ये हम लोगों को याद रखना होगा। तो एटम और क्या है, एटम इनविजिबल है, मतलब हम लोग खाली आंखों से, मतलब खुली आंखों से हम लोग देख नहीं सकते एटम को। तो एटम हम लोग तो कैलकुलेट कैसे करें, एटम का जो जितना भी वैल्यू होगा वो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ये है हम लोग का 5 प्रोसेस। क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मैंने पहले ही बताया कि ये इनविजिबल है, और इनविजिबल है मतलब क्या है, एटम को बहुत छोटा होता है, एटम देखने में बहुत छोटा होता है, तो ये एक्सट्रीमली स्मॉल है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एटम्स। तो एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, दैट इज दे पॉजेस सेम साइज। अगर कोई एक कंपाउंड बना है जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, 2 एटम है, एक है सोडियम, दूसरा है क्लोरीन। दोनों का साइज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सोडियम जितना भी रहेगा, जितना भी सोडियम का अमाउंट रहेगा और जितना भी क्लोरीन का अमाउंट रहेगा, दोनों, ये सोडियम का हर एक एटम का साइज सेम रहेगा, क्लोरीन का हर एक एटम का साइज सेम रहेगा। ये दोनों अलग हो सकते हैं, लेकिन सोडियम का हर एक एलिमेंट सेम रहेगा। तो मतलब क्या है,
एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हम लोग देंगे, जैसे Na क्या है, सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है, क्लोरीन क्या है, एक एलिमेंट है, आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, दैट इज दे पॉजेस सेम साइज, यहाँ पे सेम साइज होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, जैसे Na और Cl, यहाँ पे क्या हो, Na का साइज अलग होगा, Cl का साइज अलग होगा, लेकिन जैसे मैंने बताया सेम एलिमेंट का सेम साइज होगा, अलग ही जब हो जाएगा साइज भी डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़ लिया है। नंबर 4, atoms of different elements may combine with each other in a fixed simple whole number ratio to form compound। जैसे NaCl में अगर कोई NaCl का कंपाउंड बनता है, यहाँ पे सोडियम का जो एलिमेंट होगा वो एक रहेगा, क्लोरीन का एलिमेंट भी क्या रहेगा, एक रहेगा। मतलब क्या है, होल नंबर रेशियो फॉर्म करेगा। यहाँ पे होल नंबर एक रेशियो फॉर्म करेगा जो 1:1 रेशियो में यहाँ पे है। तो ये हम लोगों का 4th पॉइंट। 5th पॉइंट क्या है, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब NaCl में अगर हम लोग सोचेंगे कि NaCl से सोडियम को अलग कर दें, हाँ ठीक है, हम लोग अलग कर सकते, NaCl से सोडियम को अलग कर सकते, लेकिन सोडियम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सोडियम बस अलग हो सकते उस मटेरियल से, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। अगर सोचे कि हम लोग यहाँ पे कोई और एक एलिमेंट, जैसे यहाँ पे सोच सकते हैं आप NaCl हटा के हम इसको HCl बना दें, आप वो रिएक्शन के साथ बना सकते, लेकिन वो रिएक्शन के साथ ये मतलब नहीं कि Na खराब हो गया, मतलब नष्ट हो गया है, ये नहीं होता है। ये एक्चुअली हट जाता है, एक एलिमेंट वहाँ से हट जाता है। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ये हम लोगों का हो गया 5th पॉइंट। ये जो टोटल है हम लोगों का पूरा थ्योरी पोर्शन था। इस थ्योरी पोर्शन के मदद से हम लोग नेक्स्ट में मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, हम मास फ्रैक्शन, ये सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उस कैलकुलेशन के टाइम में ये सब कॉन्सेप्ट, मतलब मुँह ज़बानी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस टॉपिक याद रखने की ज़रूरत है कि एवोगाड्रो नंबर क्या है, डाल्टन ने एटम के बारे में क्या बताया गया था। तो ये सब थोड़ा बहुत याद रखने का ज़रूरत है। तो यहीं पे हम लोगों का जो सेकंड पार्ट है वीडियो का ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है, तो इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो, सिर्फ इस टॉपिक के अंदर नहीं, इसके पहले वाला जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, इसका जो पार्ट 1 था, आपको कोई भी डाउट होगा तो आप बेझिझक हम लोगों से पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट नहीं, झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फिजिक्स का और बायोलॉजी का भी क्लास चल रहा है, आपको वहाँ पे भी कोई डाउट हो तो आप बेझिझक उस व्हाट्सएप नंबर से हम लोगों को संपर्क कर सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।